हेलो दोस्तों, आज का हमारा पाठ रहा कक्षा 10 का अम्ल, क्षारक तथा लवण। आज का हमारा टॉपिक दूसरा रहा एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट। तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। इस टॉपिक में क्या क्या है, तो आगे चलते हैं। हम इस टॉपिक में क्या क्या है, देखो हम पहले परिभाषा पढ़ेंगे। देखो पहले इस अध्याय में क्या क्या दिया गया है। इसी प्रकार देखो, पहले अम्ल, दूसरा क्षारक, तीसरा अम्ल तथा क्षारक के बीच अभिक्रिया, चौथा क्या है सूचक, और इसमें पीएच मान परिसर या पीएच मान बताएंगे कि पीएच मान कैसे निकालना पड़ता है। इसी प्रकार उदासीकरण अभिक्रिया, और चौथा फिर क्या आएंगे लवण, फिर आगे क्या है क्रिस्टल जल। तो हम पहले ही पढ़ेंगे कि क्या है इसकी परिभाषा। देखो हम पढ़ेंगे इसकी परिभाषा। क्या परिभाषा, देखो सभी रासायनिक यौगिक को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर अम्ल, क्षारक और लवण में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्या वर्गीकृत किया जा सकता है। इनमें कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। इनमें क्या विशिष्ट गुण होते हैं जो इन यौगिकों को दूसरे यौगिकों से अम्ल करते हैं। जैसे जंतुओं तथा मनुष्यों के अधिकांश पाचक रसों में अम्ल होते हैं। क्या मनुष्यों और जानवरों या जीव जंतुओं में क्या पाचक रसों के अम्ल होते हैं जो भोजन पचाने का काम करते हैं। जिससे हमें पता चलता है कि जीभ का पता चलता है, जीभ से हमें पता चलता है कि स्वाद में खट्टा है, क्या तीखा है या तीक्ष्ण है। तो पहले क्या है खट्टा या तीक्ष्ण स्वाद इनमें उपस्थित अम्ल या क्षारक के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं, मतलब खट्टा हो या कड़वा हो, स्वाद में इनमें अम्ल उपस्थित होते हैं। तो आगे पढ़ेंगे अम्ल की परिभाषा। अम्ल की परिभाषा यानी कि एसिड्स। प्रारंभ में पदार्थों को उनके स्वाद तथा लिटमस पेपर पर प्रभाव के आधार पर अम्लों व क्षारों में वर्गीकृत किया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। देखो सीधी परिभाषा है हमारी। देखो वे अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं वो क्या अम्ल कहलाते हैं। इसी के आगे पढ़ेंगे हम। अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द देखो एसिड्स से हुई है। क्या किसकी उत्पत्ति इसके कैसे हुई है, लैटिन शब्द के एसिड से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा यानी कि सोर। इंग्लिश में क्या होते हैं सोर, मतलब खट्टा। अतः वे पदार्थ जिनमें अम्ल उपस्थित होते हैं खट्टे होते हैं, मतलब जिनमें अम्ल उपस्थित होते हैं वे खट्टे होते हैं। जैसे उदाहरण में देखो, उदाहरण में दिया गया है सिरके, सिट्रस फल, मतलब कोष्ठक में दिया गया है नींबू, संतरा आदि। तथा इमली में क्रमशः आर्योनिक सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन H+ के अतिरिक्त कोई भी अन्य धाराएँ नहीं देते हैं अम्ल कहलाते हैं। इसी आगे अतः स्पष्ट है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होता है। क्या सभी हाइड्रोजन तत्वों में हाइड्रोजन उपस्थित होता है अम्लों में। इसी के आगे हम पढ़ेंगे अम्लों के प्रकार। क्या अम्लों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसिड। देखो पढ़े, आयन के आधार पर अम्लों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। देखो पहले क्या होते हैं प्रबल, और दूसरा क्या होता है दुर्बल। तो इसकी परिभाषा हम पढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित होते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित होते हैं क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। सामान्यतः तथा खनिज अम्ल
खनिजों से प्राप्त होने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जो खनिजों से हमें प्राप्त होते हैं वो प्रबल अम्ल होते हैं। देखो उदाहरण हम देखेंगे H2SO4, HCl, HNO3 आदि। इसी के देखो हम सल्फ्यूरिक अम्ल की हम आफ्टर रिएक्शन करेंगे, रिवर्सिबल किया H2SO4, देखो एरो 2H प्लस SO4, देखो ऊपर स्क्वायर में दिया गया है 2, फिर माइनस लिखा है और नीचे क्या है SO4, क्या है SO4। ये मतलब रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन है, जो एक तीरा जा रहा है तो एक वापस आ रहा है, इसे बोलते हैं रिवर्सिबल अभिक्रिया। तो हम दूसरा पढ़ेंगे दुर्बल अम्ल। क्या दुर्बल अम्ल? वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित होते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। सामान्यतः तथा कार्बनिक अम्ल पादपों व जीव जंतु से प्राप्त होते हैं। क्या पादपों या जीव जंतु से प्राप्त होते हैं अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। क्या अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं? उदाहरण देखेंगे हम HCN, CH3COOH, HCOOH आदि। तो इसके हम क्रिया करेंगे रिवर्सिबल अभिक्रिया। देखो HCN मतलब हाइड्रोजन साइनाइड, एरो H प्लस CN स्क्वायर का माइनस में दिया गया है क्योंकि वो उसमें एक ऋणात्मक मान होता है और H में एक धन का मान होता है। इसी प्रकार हम आगे पढ़ेंगे अम्लों के उपयोग, यूज ऑफ एसिड। हम इसे पढ़ेंगे अम्लों के उपयोग निम्नलिखित हैं। क्या अम्लों के उपयोग निम्नलिखित हैं? पहला क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल, और दूसरा क्या है नाइट्रिक अम्ल, तीसरा क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब HCl इसके जो फॉर्मूले हैं। तो हम पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। पहला सल्फ्यूरिक अम्ल को लेड बैटरियों में, पेट्रोलियम उद्योग में, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशो बनाने में, उर्वरक निर्माण, आदि में प्रयोग किया जाता है। मतलब ये बैटरियों के निर्माण में, पेट्रोलियम में, प्लास्टिक और कृत्रिम रेशे बनते हैं आदि के रूप में ये प्रयोग होता है। तो दूसरा पढ़ेंगे हम नाइट्रिक अम्ल को सोने तथा चांदी के शोधन में प्रयोग किया जाता है। उर्वरक, औषधि, विस्फोटक बनाने में इसी अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जब हमारे देखो दीपावली के टाइम पर एक पटाखे फुलझड़ी आते हैं तो इसका नाइट्रिक अम्ल का उसमें यूज होता है। देखो नीचे हम आगे पढ़ेंगे, आगे क्या दिया गया है नोट्स। क्या नोट्स? नाइट्रिक अम्ल को सोरे का अम्ल भी कहते हैं। क्या सोरे का भी अम्ल कहते हैं? क्योंकि उसे सोरे के NO3 से बनाया जाता है। किससे? सोरे के NO3 से बनाया जाता है। देखो हम तीसरा पढ़ेंगे अपना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl इसका सूत्र दिया गया है, को वस्त्र उद्योग में कपड़ा रंगने के लिए तथा कलाई से पूर्व लोहे की चादरों को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब जब कपड़ा रंगता है तो इसका यूज वहाँ पर किया जाता है। तो हम आगे पढ़ेंगे क्षारक। क्या है क्षारक? मतलब बेसिस। क्या बेसिस? वे पदार्थ जिनका स्वाद तीक्ष्ण या कड़वा होता है, जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। उदाहरण में दिया गया साबुन। देखो हमारी अम्ल की परिभाषा क्या थी? जो नीले पेपर को लाल कर दे, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। उनका देखो स्वाद में वो खट्टे होते हैं, ये स्वाद में तीक्ष्ण होते हैं। और देखो इसमें उल्टा है, जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ठीक है, वो नीले लिटमस को पेपर को लाल करते थे, ये लाल लिटमस पेपर को नीला करते हैं। देखो आर्यनियस सिद्धांत के अनुसार वे रासायनिक पदार्थ जो आयनन के पश्चात जल में वियोजित होकर ऋणावेशित आयनों के रूप में केवल हाइड्रोक्साइड आयन OH मतलब माइनस दिया गया ऊपर क्योंकि इसमें एक माइनस होता है, देते हैं, क्षारक या भस्म कहलाते हैं। नोट्स में देखो दिया गया है नोट्स। वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं
क्षार या अल्काली कहलाते हैं। अतः सभी क्षारक क्षारक होते हैं किंतु सभी क्षारक क्षारक नहीं होते हैं। मतलब देखो, मानो तो सभी क्षारक क्षारक होते हैं नाता, किंतु सभी क्षारक क्षारक नहीं होते। तो आगे पढ़ेंगे क्षारकों के प्रकार। आनंद के आधार पर क्षारकों को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला क्या है? प्रबल क्षारक। दूसरा क्या है? दुर्बल क्षारक। वे मतलब प्रबल अम्ल थे और ये प्रबल क्षारक हैं। इसी प्रकार वे दुर्बल अम्ल थे, ये दुर्बल क्षारक हैं। तो इसकी हम परिभाषा फिर से पढ़ेंगे। देखो इसका क्या दिया जाता है। वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन OH- देते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। तो उदाहरण दिया गया है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH और BaOH का होल ट्वाइस आदि। देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र KOH आफ्टर रिएक्शन K+ का होता है, तो इसे पोटेशियम आयन कहते हैं, प्लस OH- हाइड्रोक्साइड आयन। देखो हम दूसरी परिभाषा पढ़ेंगे। दुर्बल क्षारक वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। मतलब जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं वो दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। मतलब देखो शक्कर है, अगर शक्कर को घोलेंगे तो देखो पूर्णतः वियोजित नहीं होंगे क्योंकि छोटे कण उसमें रह जाएंगे। अगर हम इसी प्रकार नमक को घोलें तो नमक के कण पूर्णतः घुल जाएंगे। देखो उदाहरण में दिया गया हमारा Al कोष्टक OH का होल ट्वाइस, NH4OH आदि। देखो इसी प्रकार Al कोष्टक OH का होल ट्वाइस AQ दिया गया है, एक गैस है। आफ्टर रिएक्शन A3 का होल क्वाइस प्लस 3OH का होल क्यू। ये रहा हमारा देखो नेक्स्ट हेडिंग, अम्लों के भौतिक गुण। मतलब अम्लों के भौतिक गुण। अम्लों के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। तो हमारा पहला क्या रहा है? अम्ल स्वाद में खट्टे तथा जल में विलय होते हैं। क्या होते हैं? स्वाद में तो खट्टे होते हैं लेकिन जल में घुल जाते हैं यानी कि विलय हो जाते हैं। इसी प्रकार देखो दूसरा हमारा सवाल, दूसरा मतलब अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। मतलब नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और क्षारक में ऐसा होता है कि लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो हमारा तीसरा देखो, तीसरा उदाहरण, अम्लों की प्रकृति संरक्षक होती है। इनकी क्रिया से कपड़ा, लकड़ी, कागज, त्वचा आदि नष्ट हो जाते हैं। मतलब अम्ल से लकड़ी, कागज, त्वचा आदि नष्ट हो जाते हैं। तो आगे पढ़ेंगे अम्लों के रासायनिक गुण। क्या है? अम्लों के रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। तो हमारा पहला क्या रहा है? धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल विभिन्न सक्रिय धातु जैसे जिंक Zn, तो सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg आदि से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस H2 मुक्त करते हैं। Fe आयरन प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रिएक्शन करेंगे FeCl2 फेरस क्लोराइड प्लस H2 हाइड्रोजन। इसी प्रकार देखो दूसरा हमारा उदाहरण क्या रहा है? Zn जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल रिएक्शन करेंगे ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। इसमें दिया H2 मतलब हाइड्रोजन गैस के लिए परीक्षण मुक्त हुई हाइड्रोजन जलाने पर पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। तो आगे पढ़ेंगे हम क्या है हमारा दूसरा, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो हम पढ़ेंगे देखो अम्ल धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड
उत्पन्न करते हैं। क्या कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। देखो कार्बन धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल तो क्या बनाते हैं, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। इसी प्रकार देखो हमारा हीरा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल, अम्ल को देखो रिएक्शन करेंगे वहाँ पर तो लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। इसी प्रकार देखो हमारे ये रिएक्शन दी हुई हैं। तो देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग, सूचक वे पदार्थ जिनका उपयोग अनुमापन में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, सूचक कहलाते हैं। अम्ल क्षारक सूचक वे पदार्थ हैं जिनका अम्लीय तथा क्षारकीय मतलब क्षारीय या अम्लीय विलयन में रंग भिन्न भिन्न होता है। इनका क्या अम्लीय हो या क्षार में रंग भिन्न भिन्न होता है। दूसरे अम्लों में अम्ल क्षारक सूचक प्रबल अम्ल दुर्बल क्षारक होते हैं। वे विलयन में हाइड्रोजन आयन प्लस H मतलब H प्लस सांद्रण तथा हाइड्रोजन आयन क्वेश्चन में दिया गया है OH माइनस सांद्रण अर्थात pH मान के परिवर्तित होने की सूचना पर अपने रंग को परिवर्तित करके देते हैं। अम्ल क्षारक अनुमापनों में समानता निम्नलिखित तीन सूचकों को प्रयोग होता है। तीन सूचकों में प्रयुक्त होता है, लिटमस, मेथिल ऑरेंज तथा फिनोफ्लेथिन। नोट में दिया गया है, नोट पढ़ेंगे हम इसका। नोट में क्या दिया गया है हमारा नोट बहुत ही महत्वपूर्ण है। हल्दी, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया तथा जेरानियम जैसे फूलों की पत्तियां आदि भी सूचक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। हल्दी का रंग क्षारीय माध्यम में लाल भूरा हो जाता है। देखो हल्दी का तो ऐसा है, अगर हल्दी में चूना मिला देते हैं तो कलर देखना आप लाल हो जाता है, वो क्षार की वजह से हो जाता है। इसी प्रकार हम आगे पढ़ेंगे प्राकृतिक सूचक मतलब प्राकृतिक सूचक किस प्रकार से कौन रंग से कौन बनता है। इस प्रकार के सूचक प्रकृति में पाए जाने वाले पौधों में पाए जाते हैं। उदाहरण देखो लाल पत्ता गोभी, हल्दी आदि। इसी प्रकार पढ़ेंगे अभिलक्षण रंगों के साथ कुछ प्राकृतिक सूचक मतलब हम इसमें पढ़ेंगे कि कौन से कलर कैसे बनता है। तो हमारा एरा सूचक अम्लीय माध्यम में रंग, क्षारीय माध्यम में रंग। देखो लिटमस मतलब लिटमस पेपर है। देखो अम्लीय माध्यम में होता है लाल और क्षारीय माध्यम में होता है इसका रंग नीला। और लाल पत्ता गोभी का रस जो अम्लीय माध्यम में तो होगा लाल लेकिन क्षारीय माध्यम में हरा। इसी प्रकार देखो हल्दी का अम्लीय रूप में होगा पीला और क्षारीय में होगा लाल भूरा। हाइड्रोजेनिया पौधे के फूल देखो अम्लीय में होंगे नीले और क्षारीय में होंगे गुलाबी। इसी प्रकार देखो हम पढ़ेंगे दूसरा संश्लेषित सूचक। प्रयोगशाला में निर्मित सूचक संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। उदाहरण देखो फिनोफ्लेथिन, मेथिल ऑरेंज आदि। मतलब इसका देंगे कि कैसे इनका कलर परिवर्तन होता है, किसमें, अम्लीय में, क्षारीय में और उदासीन में। इसमें तीन दिए गए हैं, तीन प्रकार के विलयन दिए गए हैं, अम्लीय विलयन, क्षारीय विलयन, उदासीन विलयन। देखो आगे पढ़ेंगे हम इसके। आगे रहा हमारा ए सवाल। देखो फिनोफ्लेथिन मतलब देखो अम्लीय रंग में रंगहीन और क्षारीय विलयन में गुलाबी, उदासीन में क्या रंगहीन मतलब इसका कोई रंग नहीं रहता है। और इसी प्रकार अम्लीय में भी इसका कोई रंग नहीं रहता है। मेथिल ऑरेंज का हो जाता है अम्लीय में लाल और क्षारीय में हो जाता है पीला और उदासीन में हो जाता है ऑरेंज। इसी प्रकार देखो अम्लीय विलयन तीन प्रकार के होते हैं, अम्लीय विलयन, क्षारीय विलयन और उदासीन विलयन। आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट हेडिंग
नेक्स्ट हेडिंग हमारी ये रही पीएच परिसर। पीएच रेंज किसी अम्ल क्षारक सूचक के रंग में परिवर्तन किसी निश्चित पीएच पर ना होकर एक निश्चित सीमा में होता है, जिसे पीएच परिसर कहते हैं। विभिन्न सूचकों के पीएच परिसर तथा उनके अम्लीय एवं क्षारीय विलयन में रंग नीचे सारणीबद्ध किए गए हैं। तो देखो, पीएच के साथ साथ सूचकों में परिवर्तन मतलब किस रंग से क्या बनता है, तो आगे हम देखेंगे। इसी के बारे में जानते हैं क्या है। पीएच सूचक दिया गया है पहला, फिर दूसरा रूम में दिया गया है कॉलम में पीएच परिसर। ये रंग में देखो, रंग में अम्लीय विलयन और इसमें क्षारीय विलयन क्या है, ये दोनों अलग अलग हैं। क्या है, ये दो अलग अलग। इसलिए मैथल ऑरेंज का पीएच परिसर कितना होता है, 3.1 से लेकर 4.4। इसका मतलब पीएच परिसर होता है, यानी कि एक मापन होता है, अम्लीय होता है और क्षारीय होता है। इसी प्रकार देखो, इसका कितना पीएच परास कितना है, 3.1 से लेकर 4.4। और अम्लीय में होता है लाल और क्षार में होता है पीला। और लिटमस 5 से लेकर 8 तक होता है इसका पीएच परास। और ये अम्लीय विलयन में होता है लाल और क्षार विलयन में होता है नीला। फिनोफ्लेथिन मतलब फिनोफ्लेथिन का पीएच परास 8.3 से लेकर 10 तक होता है। यह रंगहीन होता है। देखो, क्षारीय में क्या होता है, गुलाबी। और फिनोथ्रेड 6.8 से लेकर 8.4। और अम्लीय में कैसा होता है, पीला। और क्षार में कैसा होता है, लाल। मेथिल रेड पीएच परास में कितना होता है, 4.2 से लेकर 6.3। अम्लीय विलयन में क्या होता है, लाल। और क्षारीय में क्या होता है, पीला है। इसके हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट। पीएच मान सोरेंस ने बताया कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक उसे विलयन का पीएच मान कहते हैं। क्या लोगारिथम सोरेंस ने बताया कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक विलयन को पीएच मान कहते हैं। यह सूत्रों में लगाया जाता है जब हम पीएच मान निकालते हैं। देखो, इसका सूत्र क्या है, पीएच बराबर -log10 और कोष्टक में दिया गया है H+ आयन बराबर log10 1/, कोष्टक में दिया गया है H+ आयन। तो हम पढ़ेंगे, अर्थात किसी विलयन का पीएच मान उसके उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के ग्राम आयन या मोल में होता है, या प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघु गुणक के बराबर होता है। या अन्य शब्दों में पीएच हाइड्रोजन सांद्रण के व्युत्क्रम के लघु गुणक होता है। देखो, नोट में दिया गया, अम्ल के लिए पीएच 7 और क्षार के लिए पीएच 7। क्षार के लिए देखो, ये 7 बड़ा होना चाहिए अम्ल के लिए, और क्षार के लिए 7 से छोटा होना चाहिए। तथा उदासीन विलयन के लिए पीएच का मान कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। इसी के आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट हेडिंग। हमारी हेडिंग रही लवण। क्या, लवण किसी अम्ल तथा क्षारक को उदासीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोसों को लवण कहते हैं। जब हम किसी क्रिया को अम्ल या क्षारक से उदासीकरण अभिक्रिया में बदलते हैं या ठोस कहते हैं, उसे लवण कहते हैं। इस अभिक्रिया में लवण के साथ जल यानी कि H2O का निर्माण होता है। देखो, उदाहरण में दिया गया है, अम्ल मान लेते हैं HCl। इसी तरह क्षार क्या है, NaOH। ये HCl है अम्ल और क्षार क्या है, NaOH। तो हम इसका रिएक्शन करेंगे तो लवण NaCl प्लस में क्या, जल बाहर निकल जाएगा, प्लस H2O। इसी प्रकार आर्यनियस सिद्धांत के अनुसार लवण को जल में घोलने पर यह अपने अवयवी आयनों में वियोजित हो जाता है तथा लवण के जलीय विलयन में धनायन व ऋणायन उपस्थित होता है। ये क्या होता है,
धनायन व ऋणायन उपस्थित होता है। आयनों को भास्मिक या क्षारीय मूलक तथा ऋणायनों को अम्लीय मूलक कहा जाता है, क्योंकि अम्ल को धनायन क्षार से एवं ऋणायन अम्ल तक प्राप्त होता है। मतलब ऋण क्षार से लेकर अम्ल क्षार तक ये होते हैं। तो इसी के आगे पढ़ेंगे हम उदाहरण। उदाहरण में दिया गया NaCl आफ्टर रिएक्शन Na प्लस मतलब क्षारीय मूलक दिया गया है ये, और प्लस Cl मतलब अम्लीय। लवण सामान्यतः अवाष्पशील, गंधहीन तथा विद्युत संयोजक होते हैं। मतलब विद्युत संयोजक होते हैं। नोट में हम पढ़ेंगे किसी अम्ल के जलीय विलयन के गुण उसके उपस्थित आयनों के गुण भी होते हैं। मतलब इनमें आयनों के गुण भी होते हैं। अतः NaCl लवण के विलयन के गुण इससे उपस्थित Na प्लस तथा Cl माइनस आयनों के गुण पर ही है। और लवणों के प्रकार। फैमिली ऑफ सेल्स। समान धनात्मक या ऋणात्मक मूलक वाले लवण समान परिवार के होते हैं। उदाहरण में दिया गया है NaCl तथा Na2SO4 दोनों सोडियम लवण परिवार के हैं। इसे समान रूप से NaCl तथा KCl दोनों क्लोराइड लवण के परिवार के हैं। तो लवणों का हम pH मान पढ़ेंगे। लवणों का pH मान। प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण उदासीन होते हैं। इनका pH मान 7 होता है। देखो जो लवणों में होते हैं उनका pH मान 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। टॉपिक की सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग धोने या धावन का सोडा। इसका रासायनिक नाम बताएंगे, सामान्य नाम भी बताएंगे, अणु सूत्र बताएंगे, अणु भार बताएंगे, इसका क्या क्या है। देखो रासायनिक नाम देखेंगे। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्राइड, मतलब इसका धावन सोडे का जो रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और सामान्य सूत्र देखेंगे धावन सोडा या सोडा एस या क्रिस्टलीय सोडा कार्बोनेट। इसका अणु सूत्र क्या है? अणु सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O। इसका अणुभार कितना है? 286। इसकी निर्माण की विधि, मतलब इसकी निर्माण की विधि। धावन सोडे का निर्माण सोडियम क्लोराइड से निम्नलिखित 3 चरणों में उत्पन्न होता है। कितने? 3 चरणों में उत्पन्न होता है। तो हम इसी के आगे पढ़ेंगे धावन सोडा के मतलब पहली हेडिंग हमारी क्या है? देखो पहली हेडिंग क्या है? सोडियम कार्बोनेट के ठंडे तथा सांद्र विलयन की अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया द्वारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। किस से बनता है? दो विलयन के हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। NaCl प्लस NH3 प्लस H2O और प्लस CO2 इसकी रिएक्शन हो गई तो NaHCO3 प्लस NH4Cl। इसी प्रकार देखो दूसरा हमारा रहा उदाहरण। दूसरा क्या उदाहरण? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को फिल्टरित करके पृथक कर सुखा लेते हैं या गर्म कर लेते हैं तो ये अपघटित हो जाता है। किस में हो जाता है? NaHCO3 में अपघटित हो जाता है। इसी प्रकार देखो इसका सूत्र है NaHCO3 और ऊष्मा की क्रिया में हमने क्रिया करा दी Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। देखो 2 इसलिए लगा है क्योंकि ये पहले असंतुलित था, अब ये 2 लगा देंगे तो यह संतुलित हो जाएगा। इस प्रकार प्राप्त अजल सोडियम कार्बोनेट सोडा क्षार कहलाता है। तो हम तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा हमारा क्या दिया गया है? तीसरे में हमारा क्या है? तीसरे में उदाहरण देखो। तीसरा उदाहरण हमारा क्या रहा? अफजल सोडियम कार्बोनेट सोडा क्षार को विलयन में विलय किया जाता है तथा क्रिस्टल जल के 10 अणु युक्त धावन सोडा क्रिस्टलों को प्राप्त करने के लिए पुनः क्रिस्टल किया जाता है। देखो हमारा ये उदाहरण लिखा
Na2CO3 प्लस 10H2O रिएक्शन करेंगे Na2CO3 इंटू 10H2O। इसी प्रकार देखो भौतिक गुण देखेंगे हम। भौतिक गुण इसमें क्या क्या है कि क्या क्या भौतिक गुण है इसमें। देखो पहला हमारा भौतिक गुण है सोडियम कार्बोनेट के भौतिक गुण निम्न प्रकार हैं। पहला क्या है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है जिसका गलनांक लगभग 8 से 50 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा ए रहा, यह जल में विलय होने के पश्चात पर्याप्त ऊष्मा उत्सर्जित करता है। क्या ऊष्मा प्रज्वालित करता है। इसी प्रकार हमारा तीसरा क्या रहा है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट चूर्णित अवस्था में होता है तथा जिसे सोडा यस भी कहते हैं। इसे जलीय विलयन का सांद्रण करने पर सोडियम के क्रिस्टल Na2CO3 इंटू 10H2O प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम देखो इसी प्रकार पढ़ेंगे। रासायनिक नाम, सामान्य सूत्र, अणु सूत्र और अणुभार। इसका रासायनिक नाम क्या है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। सामान्य सूत्र क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सामान्य जो नाम है उसका नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अणु सूत्र दिया गया है इसमें CaSO4 इंटू 1/2 H2O, मतलब जल इसमें हाफ रहता है। अणुभार क्या है इसका 1 से 36.34। निर्माण की विधि क्या है इसकी, जल कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट अर्थात जिप्सम किसका, इसका जो नाम है इतनी का सल्फेट डाइहाइड्रेट का जो नाम है जिप्सम को 1 से 20 डिग्री सेल्सियस के ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो हमारी क्या रिएक्शन CaSO4 इंटू 2H2O और रिएक्शन 1 से 20 डिग्री के सेल्सियस ताप पर इसे गर्म करते हैं तो CaSO4 का होल 4 और इंटू 1/2 H2O प्लस 3/2 H2O। इसी प्रकार हम नेक्स्ट हेडिंग देख, ये हमारे रहे उपयोग। इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग हमारे देखो 2 दिए गए हैं, पहला और दूसरा। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग निम्नलिखित हैं। इनका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। मतलब जिनका हाथ या पैर टूट जाता है तो वो पट्टी लगती है तो उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ाते हैं, इसलिए वह कठोर हो जाता है और हड्डी उसी से जुड़ जाती है। इसका उपयोग सजावटी सामान, मूर्तियाँ व खिलौने के निर्माण में किया जाता है। तो जब हमारे यहाँ पर किसी त्यौहार आता है, जैसे गणपति जी रखते हैं, तो उनकी मूर्ति के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट साधारण नमक। क्या है हमारी हेडिंग, साधारण नमक। तो हम इसे पढ़ेंगे। साधारण नमक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के सहयोग द्वारा बनता है, इसलिए इसे सोडियम क्लोराइड NaCl भी कहते हैं। क्या इसका सूत्र क्या है, NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड का ये सूत्र है। इसी लवण का प्रयोग हम अपने भोजन में करते हैं। मतलब जो साधारण नमक होता है तो हम उसे खाने में डालते हैं। इसे बड़े स्तर पर समुद्री जल से अन्य लवणों के पृथक्करण से प्राप्त करते हैं। मतलब हम समुद्र की झीलों से इसे प्राप्त करते हैं। इसे चट्टानी लवण से भी प्राप्त किया जाता है। मतलब जो नमक की चट्टानें हो जाती हैं तो हम उससे भी इसे प्राप्त करते हैं। तो आगे पढ़ेंगे हम सोडियम क्लोराइड के उपयोग। देखो दिए गए हैं, तो हमारा पहला उपयोग ये रहा, साधारण नमक को भोजन पकाने के अतिरिक्त परीक्षक के रूप में तथा अनेक रासायनिक जैसे कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, व्यंजक चूर्ण इत्यादि के निर्माण में उपयोग करते हैं। इतनी वस्तुओं के लिए हम
साधारण नमक का प्रयोग करते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार देखो हमारा दूसरा उदाहरण, इसका उपयोग सोडियम धातु तथा Cl2 मतलब एक गैस है के निर्माण में द्रव अवस्था में विद्युत अपघट्ट द्वारा करते हैं। इसी प्रकार देखो तीसरा, इन देशों में जिनमें भारी हिमपात होता है वहाँ पर नमक की बौछार द्वारा सड़क साफ करते हैं। नमक से क्या सड़कें साफ की जाती हैं जिन देशों में नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। यह बर्फ़ से हिमांक को कम करता है तथा बर्फ़ के निर्माण को रोकता है जिससे बर्फ़ पिघलती है। ये रहा हमारा चौथा पॉइंट। जब अधिक पसीना आने से शरीर की मांसपेशियों में एंटन अर्थात पानी के साथ साथ सोडियम क्लोराइड की कमी होती है तो लवण निर्माण या विद्युत अपघट्ट विलयन को NaCl की कमी को रोकने के लिए लेना चाहिए। तो आगे पढ़ेंगे हम कास्टिक सोडा। क्या है कास्टिक सोडा? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद अर्थात क्लोरीन के लिए एवं क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए है। मतलब इसमें देखो हम इसका उदाहरण देखेंगे, NaCl प्लस H2O, यहाँ पर रिएक्शन करी हमने NaOH प्लस Cl2 प्लस H2O। इसमें देखो यहाँ पर 2 लगा दिया, यहाँ पर 2 लगा दिया, यहाँ पर 2 लगा दिया, इसलिए लगा दिया हमने कि यह संतुलित हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा दूसरा पार्ट पूर्ण हो चुका है, तीसरा पार्ट